एक का मास है 30 kg, ये है व्यक्ति, इसका मास क्या है 30 kg है, 13 सॉरी, और एक व्यक्ति ये है जिनका मास कितना है 25 kg है। तो अब बताओ इन दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? सबको पता है ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। हेलो फिजिक्स आर्मी, वेलकम बैक टू योर लविंग चैनल पढ़ते रहो। और आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लेकर के आ गया हूं आपके लिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको पढ़ने से पहले हमें एक टर्म समझना है जिसका नाम है मोमेंटम, राइट। तो हम लोग इस वर्ड से बड़े फैमिलियर हैं, अक्सर बात करते हुए पाए जाते हैं कि इसका मोमेंटम अच्छा चल रहा है, इसका मोमेंटम ये चल रहा है, राइट। मोमेंटम जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ चलते रहना, आगे बढ़ना, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मोमेंटम वर्ड जैसे आपके दिमाग में आए तो आपको तुरंत एक सेटअप बिठाना है। क्या सेटअप बिठाना है? कि भाई मोमेंटम का मतलब चलते रहना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा, मोमेंट में होगा, तो उसमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज आपको माइंड सेटअप क्या करना है कि वो ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उसमें मास होगा। अगर मास नहीं होगा तो बताओ उस ऑब्जेक्ट की इस अर्थ में कोई प्रेजेंस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम इन दोनों टर्म से रिलेटेड है, पहला मास और दूसरा वेलोसिटी, राइट। ठीक है, तो आइए भाई हम लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, और हम लोग शुरू करेंगे मोमेंटम से ही, ठीक है। देखो भाई, हम लोग भी मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल पे, पढ़ते रहो को धक्का दे रहे हैं देखो, ताकि इसमें मोमेंटम आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारी फिजिक्स आर्मी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टर्म को डिस्कशन करके तरफ लेके चलते हैं। तो मोमेंटम जरा बेसिकली देखिए, पहला टर्म क्या है आपको याद रखना है कि जो मोमेंटम है ना वो क्या होता है, वो वेलोसिटी एंड मास से रिलेटेड है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे रिलेटेड जरा देख लीजिए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो मोमेंटम है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये जो साइन होता है ये क्या शो करता है? ये शो करता है अगर डायरेक्टली है तो शो करेगा कि पहली क्वांटिटी में अगर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल इफेक्ट हो सकता है, तो सेम इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी में भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है मैं बढ़ा देता हूं तो उसके मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डायरेक्टली का मतलब समझ में आया। दूसरा क्या होता है कि जो मोमेंटम है ना वो किस पे डिपेंड करता है? दूसरा फैक्टर है वेलोसिटी पे। किस पे? वेलोसिटी पे। अब देखो, अचानक से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट की हमारे पास जो वैल्यू है क्लास 9th में वो तो नहीं रह जाती। तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है वो किस पॉइंट की रह जाती है? वेलोसिटी वाले पॉइंट की। मींस अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करूंगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। मास वाला पॉइंट हमने क्यों किनारे कर दिया? क्योंकि हम ये जानते हैं कि मास ऑलवेज कंजर्व, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो कम कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम किसी एक फिक्स मास का सेम रहेगा। क्लियर? तो इफेक्ट किस में पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा वेलोसिटी में। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो जो हमारे पास मोमेंटम आएगा ना वो क्या आएगा? मास इनटू में वेलोसिटी। मास इनटू में वेलोसिटी कैसा आएगा? मास इनटू में वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एक विशेष ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो आपकी बुक है, जो भी आपकी बुक है, जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, राइट, या आप कोई भी रेफरेंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है P = mv, ऐसे। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ये जो हम लोग क्रॉस लगाते हैं ना तो ये लिखना हमारे लिए गलत है, राइट। तो करेक्ट क्या है? मैंने बताया, जब आप 11th में जाएंगे ना तो आपको स्केलर एंड वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा कि दो स्केलर का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है। तो अभी हमें इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई पैटर्न, योर सीबीएसई सिलेबस, आप इंडिया के किसी भी स्कूल में है सीबीएसई के, तो आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा स्केलर का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। फिलहाल हमने क्या देखा कि मोमेंटम को जो सही लिखने का तरीका है वो क्या है बच्चा पार्टी? वो ये है कि मोमेंटम = मास इनटू में वेलोसिटी। क्लियर ना? ये वेलोसिटी बिल्कुल भी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को डिनोट नहीं कर रही है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर रही है, ये v डिनोट कर रहा है केवल वेलोसिटी को, ठीक है। अब मोमेंटम की बात करते हैं, इसकी एसआई यूनिट की। तो
P इज इक्वल टू, डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं P से। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही यहां पर लिख दिया था कि मोमेंटम को डिनोट किया जाता है कैपिटल P से, ठीक है। और P इज इक्वल टू मास का क्या होता है kg, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर, kg मीटर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आ रही, पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। भाई वेलोसिटी का भाई SI यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और मास का kg, तो हमारे पास क्या आ गया मोमेंटम की SI यूनिट, हमारे पास आ गई kg मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखो जरा मोमेंटम ना P इज इक्वल टू mv, क्लियर। इसके दो भाई होते हैं, कितने भाई होते हैं, दो भाई होते हैं। पहला भाई तो होता है इनिशियल मोमेंटम, तो मैं लिख सकता हूं P इनिशियल, और दूसरा भाई होता है फाइनल मोमेंटम, मतलब P फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल का मतलब जरा समझ लीजिए, ठीक है। मान लो किसी ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है Z, इसका मास है m और वेलोसिटी है u, इनिशियली, ठीक है। तो इस पोजीशन पर ए पे जो उसका मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mu होगा, ठीक है। और अगर बी पॉइंट पर मैं इसको एनालाइज करूंगा, सेम मास है, लेकिन अब इसके कंपैरिजन में पार्ट ए, जो हमारे पास पॉइंट ए है, इसके कंपैरिजन में जो बी में इसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा mv, क्लियर है बात। एक और जरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पार्ट ए है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, मास है हमारे पास 10 kg, तो मास यहां पर भी सेम रहेगा 10 kg। बट यहां पर सपोज मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं और मेरी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और चलते चलते एक्सेलरेशन मेरा इंक्रीज हुआ और यहां पर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 kg मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा फाइनल मोमेंटम एज वेल एज इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, P तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो P लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए है कि नहीं, कि है P लिखने की जरूरत, भाई बताओ अगर हो तो, नहीं है। तो मैं P इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या, mu इनिशियल, और फाइनल में क्या लिख सकता हूं mv। अब ये जो u और v है ये पर्टिकुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रही हैं। मतलब u किसको डिनोट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, और v किसको डिनोट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो हो गया मोमेंटम के बारे में। एक और समझ लीजिए चीज, जो मोमेंटम है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं भाई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेलोसिटी है क्योंकि, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से जो मोमेंटम का खेल है वो तो खत्म हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब भाई न्यूटन सर ने क्या बताया, न्यूटन सर ने बताया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, और किसमें है, ये रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है। तो इट विल रिमेन्स इन रेस्ट, हमेशा ये क्या रहेगा, किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब इसका जो इनर्शिया है, जो कि इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, उसको चेंज करने के लिए मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने तो इनर्शिया डिफाइन किया, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये फोर्स डिफाइन करेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है, किस में लाना है, मोशन में, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बताओ आपके पास कोई आंसर होगा, नहीं। तो उसी आंसर को कवर अप करने के लिए सेकेंड लॉ हमें पढ़ना पड़ता है। क्या है सेकेंड लॉ, कि हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ इनर्शिया को चेंज करने में जो भी फोर्स लगाएंगे वो कितना होगा, मतलब क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द फोर्स हम लोग बात करेंगे। जबकि फर्स्ट जो हमारे पास लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स है। इतनी बात समझ में आ गई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। चलो, तो फोर्स कितना, अब इस क्वेश्चन को अगर सोचा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगाएंगे, तो फिर न्यूटन सर ने बताया, क्या बताया, कि जो फोर्स लगेगा ना
वो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जहां कहीं पर भी आपको बच्चा पार्टी रेट दिख जाए, क्या दिख जाए, रेट दिख जाए, तो समझ जाना कि ये बात टाइम की हो रही है। किसकी बात हो रही है, टाइम की हो रही है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। चेंज को हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी डेल्टा पी अपॉन में टी। ठीक है, जब आप 11th में जाएंगे तो आप इसी चीज को पढ़ेंगे, P इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू dP अपॉन में dt। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं इतना ध्यान देना है। ओके, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? भाई हमने ये तो सीख लिया क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। सीखा कि नहीं सीखा? तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होगा फाइनल मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही तो हो गया चेंज इन मोमेंटम। ओके, और P फाइनल की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू mv, जबकि P इनिशियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है mu। तो अब इनकी वैल्यू उठा के पुट करना है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा हमारे पास mv माइनस का mu अपॉन में t। देखो m कांस्टेंट, m बाहर निकाल लो, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस u अपॉन में t। जरा देखो तो क्या ये जो क्वांटिटी हमें दिख रही है, क्या हमने इसको कहीं पढ़ा है क्या? तो ऑफ कोर्स पढ़ा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t, dv अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको हम यहां पर प्लेस करेंगे इस जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी जगह। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट अभी ये पूरा नहीं है, अब हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है। जरा देख लीजिए, जब कभी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, जैसे लिखा है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के यहां पर लगाते हैं इक्वल, और यहां पर हमें एक वैल्यू लेनी पड़ती है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी, हाउ टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमने क्या लिया, F इज इक्वल टू, और कांस्टेंट ले लिया K, ये हो गया K इंटू में m डॉट a, मतलब m इंटू में a। क्लियर है बात? अब यहां पर पुट करेंगे K इज इक्वल टू 1, 1 क्या है, कांस्टेंट ही तो है कि और कुछ होता है, तो ये F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू में a। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं? F इज इक्वल टू m इंटू में a। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, तो कितना फोर्स लगेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज करना है, इनर्शिया को कन्वर्ट करना है, तो फोर्स लगेगा, उसमें जितना मास होगा और जितना उसमें एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीखा हमने बच्चा पार्टी, हमने सीखा F इज इक्वल टू मां। भाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो क्या है, मां है। मां के बिना आप क्या इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। पापा भी एक बार डर जाते हैं अगर मम्मी ने आग दिखा दी, अच्छा बिगाड़े पड़े हो बच्चे को। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है फोर्स, सबसे ज्यादा ताकत फोर्स किसके पास है, मां के पास है। क्लियर है? चलिए आइए इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू मास का क्या हो गया, kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन, या इसी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? चलो जरा रिलेट कराते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, देखो F इज इक्वल टू m इंटू में a। अब देखो मास तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन को मैं जीरो कर सकता हूं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो उस ऑब्जेक्ट पे
फोर्स जो लगेगा क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स लगेगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है न्यूटन के पहले वाले लॉ को। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ डज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेटिस्फाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, पक्की बात, श्योर। चलो ठीक है, एक चीज और समझ लो। अगर मान लो एक और तरीका है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखो, इसको लिख सकता हूं मैं F इज इक्वल टू एम इंटू में ए, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकता हूं F अपॉन में m। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, यही तो हो गया F अपॉन में m, है ना। अब मान लो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगाऊंगा, फोर्स की वैल्यू क्या कर दी मैंने, जीरो, तो एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा, और जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा P इज इक्वल टू एम वी, दैट इज मोमेंटम। फिर सीखा F इज इक्वल टू सबसे ताकतवर चीज मां, इसकी SI यूनिट सीखी। ये एक्चुअली फोर्स का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, एक तरह से ये समझ लीजिए। अच्छा, फोर्स कैसा है, फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसके पहले एक सरप्राइज छोटा सा टेस्ट करेंगे, हमने अभी तक जो भी सीखा है उसके बारे में। तो तैयार हैं आप सभी? पेन कॉपी निकाल लीजिए, आंसर लिखते जाइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो आइए शुरू करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, बैक स्टेज कुछ चल रहा है क्या? यस, चल रहा है। ये देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना, पक्की बात? चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर दिखाई दे रहे हैं तो। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो मार्क है अपन रेड से उठाएंगे। किससे उठाएंगे? रेड से। और इसको कर दिया हमने कॉर्नर में। चलो देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जो हमने सीखा है अभी तक उसी का है ये, एक क्विक रिवीजन, 10 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया है ना, वो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता है, तो पहला टू इंक्रीज इट्स स्पीड, इनर्शिया स्पीड इंक्रीज करता, नहीं तो डिक्रीज नहीं करता। कहता है टू रजिस्ट, देखो एक वर्ड हमें मिल गया, टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो अब ये बताओ आप में से कितने बच्चों का इसका ऑप्शन सी करेक्ट आपने सोच रखा था कि हाँ इसका सी है। देखो जरा, कहता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट अभी हमने पढ़ा, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो मास का हो गया kg और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड है क्या कहीं, तो यह है kg मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ। इनर्शिया जो है वो किसका एक तरह से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। अब ये आपको आंसर करके बताना है, मैं आपको ऑलरेडी एक दिन अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। चलो आगे बात करते हैं। कहता है इफ ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट विद मास 30 kg एंड 25 kg रिस्पेक्टिवली। एक का मास है 30 kg, ये है व्यक्ति, इसका मास क्या है 30 kg है, 13 सॉरी, और एक व्यक्ति ये है जिनका मास कितना है 25 kg है। तो अब बताओ इन दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सबको पता है ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, कल हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाकर के यूट्यूब में सर्च करो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बाय कृष्णा सर, या पढ़ते रहो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हैज मोर इनर्शिया देन ए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। होपफुली आपको सही क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे चलो बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, ज्यादा टाइम भी नहीं अपने को लगाना ना, कम टाइम में ज्यादा काम। ओके चलो देखो भाई, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनर्शिया। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो पहला है निडल, नहीं। दूसरा है पेन, नहीं। तीसरा है अ वाटर बॉटल, नहीं। अगर कंपेयर करेंगे हमारी बॉडी से तो हमारी बॉडी का मास इन सभी ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आ रहा क्या, समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेजरमेंट ऑफ।
जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या देता है। वीडियो पॉज करके आंसर जरूर करिएगा, इसके बाद आप लोग मैच कराइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ये हमें क्या बताता है, ये बताता है फोर्स। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, वो हमें क्या मेजर कराता है, वो मेजर कराता है फोर्स। ठीक है, कि फोर्स कितना लगेगा। चलो भाई अगली बात करते हैं। कहता है विच ऑफ द एक्सप्रेशन टू फाइंड द फोर्स इज करेक्ट। यार ये तो बड़ा टुच्चा सा क्वेश्चन है, सबको पता है F इज इक्वल टू एम इंटू में ए है कहेंगे नहीं है। F इज इक्वल टू एम इंटू में ए होता है। देख लो इसमें करेक्ट आंसर नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसका हो जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू एम इंटू में ए। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। ये दिया तो है मेरे ख्याल से, क्या दिया है, ये a अपॉन में m दिया हुआ है ना। हाँ तो गलत हो जाएगा, तो यही सही है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके जो आंसर है वो सही नहीं दिए। चलो आगे देखो। कहता है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट अंटिल। एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एक्सेलरेट करेगा जब तक, कब तक भाई जरा देखो, वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, जब तक वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं चेंज कर देगी। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली, जब तक उसका रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज नहीं होगा। कहता है रिजल्टेंट फोर्स बिगिन टू डिक्रीज, जब तक उसका रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज नहीं होगा। और तीसरा क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ऑब्जेक्ट ना कंटिन्यू एक्सेलरेट कब तक कर सकता है भाई। आपने देखा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मान लो इन रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज होगा तो मोशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगी तो भी एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा, रिजल्टेंट फोर्स बिकन डिक्रीज, अगर डिक्रीज भी होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एक्सेलरेट कर रहा है वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। कैसे, F इज इक्वल टू एम इंटू में ए। और एक्सेलरेशन देखो जरा इधर ध्यान दो, अगर मान लो मैं क्या कर दूं, F इधर देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन में m। और F को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी हुज मोमेंटम p इज कांस्टेंट विद टाइम t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जीरो। कहता है हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी हुज मोमेंटम p इज कांस्टेंट टाइम t। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो उसमें जो लगने वाला हमारे पास फोर्स है ना, हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जो फोर्स है वो क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है अ गोलकीपर ऑफ इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिट हैंड बैकवर्ड। पता होगा कल मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया होगा। तो गोलकीपर क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करता है। ये कभी कभी थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई क्रिकेटर है तो बॉल को कैच करके पीछे ले जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज ड्यू टू ही इज डिक्रीजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे कोई कराटे प्लेयर है ना, कोई आइस क्यूब रखा है, उसको एक बार में ब्रेक कर देता है। क्यों ब्रेक कर देता है, मान लो उसने क्या किया, बहुत हाइट से अपने हाथ को उसमें स्ट्राइक किया, तो उसके हाथ का जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, वो जीरो हो गया अचानक से। तो जो फोर्स है ना, वो मल्टीप्लायर की तरह वर्क हो गया। मतलब भाई मास आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी अचानक से जीरो हुई, तो जो मोमेंटम है वो अचानक से जीरो हुआ, फोर्स इंक्रीज कर गया। फोर्स इंक्रीज कर गया तो क्या हुआ, वो जो आइस की पीसेस होती हैं, जो भी वो लोग रखते हैं, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो होपफुली आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर गेस किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलकाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।